पूरी दुनिया जब कवर की दहशत में अपने घरों में लॉक थी, तब कुछ लोग बॉलीवुड सितारों की फिल्में देख के अपना समय बिता रहे थे और कुछ लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स की क्वारंटीन में लाइफ कैसे चल रही है ये देखकर अपना समय गंवा रहे थे। लेकिन आप लोग तब सही जानकारी, रेड की बातें, नॉलेज और रेड की वीडियोस हर इंसान को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, ना कि औरों की तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। हमारी टीम के कुछ एक्सपर्ट्स यूट्यूब के एल्गोरिथम को काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे थे और उससे हमें काफ़ी बारीक डिटेल्स के बारे में पता चला है। और आज से हम कोई भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, उसकी डिलीट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हैं। हम डॉक्टर विश्वरूप को सिर्फ RED यानी कि रेड कहकर बुलाएंगे, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम की हज़ारों में से ये एक ट्रिक होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपके वॉइस ओवर को ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करके उसे रीड कर लेता है और वो टैग्स और वॉइस ओवर जिन जिन वीडियोस में रिपीट हो रहे होते हैं उन वीडियोस के डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि रेड का ज्ञान आप सब तक पहुंचा पाएं और हम जो मेहनत से ये वीडियोस बना रहे हैं वो सब तक ज़रूर पहुंचे। और आपका फ़र्ज़ बनता है इन वीडियोस को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाना। आपकी स्क्रीन पर ये वॉचवर्ड्स आ रहे हैं, आप इन पे एक निगाह मार लीजिए। ये वीडियो देख के आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कवर के ट्रीटमेंट के लिए कोरोनिल बढ़िया है या एलोपैथी की दवाइयाँ। वैसे तो रेड की 3 स्टेप डाइट ही सफिशिएंट है कवर को ख़त्म करने में, लेकिन हिंदुस्तान वो देश है जहां मौत की पैकेजिंग करके उस पर FDA और WHO का ठप्पा लगाकर हज़ारों रुपए में बेचा जा सकता है, क्योंकि फ्री की चीज़ की कदर ही नहीं है। और कुछ ऐसे मिट्टी के शेर हैं जिनके दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि कवर का इलाज तो कोई आसान तरीके से हो ही नहीं सकता। इस कारण से ना कोई रेड की बात सुन रहा है, ना आचार्य मनीष की बात सुन रहा है, ना ही आयुर्वेद की बात सुन रहा है। इंडिया फ्री, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है कि नहीं? सॉवरेन का मतलब है इंडिया अपने सारे डिसीजन खुद ले सकता है और इंडिया के सर पे कोई बाप नहीं बैठा है जो हुक्म चलाए, और ये हमारे प्रीएम्बल का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। लेकिन क्या सच में हमने अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दी है? मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की डेट में USA और यूरोप के कई देशों ने आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियाँ बैन कर रखी हैं। देख रहे हो ना आप मेडिकल साइंस के मन में आयुर्वेद का कितना खौफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पतंजलि की कोरोनल दवाई सही मेडिकल रिसर्च के प्रोसेस से गुजरकर नहीं तैयार की गई, और दूसरी चीज उसका काफी कम सैंपल साइज है, यानी कि बहुत ही थोड़े लोगों पर ट्रायल्स हुए हैं। और सबसे मजे की बात, आधे से ज्यादा लोग जो आयुर्वेद के खिलाफ हैं, जिनको आयुर्वेद का ए भी नहीं पता और ना वो आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, बड़े बड़े देश क्या बेवकूफ हैं जो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी दवाई नहीं बना पा रहे, और तुम्हारे बाबा रामदेव अपने 2 महीने की रिसर्च में ही दवाई खोज लाए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि पतंजलि ने हमसे इम्यूनिटी बूस्टर बनने की परमिशन ली थी, ना कि कवर की दवाई बनाने की। आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे पास अभी तक सैकड़ों आयुर्वेदिक मेडिसिन की रिक्वेस्ट आई है, लेकिन अभी तक हमने किसी को परमिशन नहीं दी है। तो भाई उन्हें एटलीस्ट ट्राई तो करने दो, परमिशन दो ना उन्हें। और दोस्तों आप ये भी देखना कि आयुर्वेद की दवाई आने भी नहीं देंगे और पतंजलि की दवाई में इतनी अटकलें लगाएंगे, क्योंकि सारा गेम पैसे का है। पहले सवाल का जवाब कि बाबा रामदेव ने गाइडलाइंस फॉलो करी या नहीं करी। आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में लाने के लिए ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है, उसकी गाइडलाइंस की 3 बुक्स हैं, यानी कि 3 वॉल्यूम्स हैं। पहली ड्रग डेवलपमेंट की, दूसरी सेफ्टी और टॉक्सिसिटी की, तीसरी क्लिनिकल इवैल्यूएशन की। ठीक है, समझ गए? अब जो मैं बात आपको बताऊंगी वो ध्यान से सुनना और सबको समझाना। तीनों में से किसी भी वॉल्यूम में मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल और टेस्टिंग होनी चाहिए। सैंपल साइज के नाम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है एडिक्वेट नंबर, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तीनों वॉल्यूम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 100 लोगों से ज्यादा पर टेस्टिंग करना ही सही तरीका है। दूसरी चीज, लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने में दवाई कैसे बना दी। उन मिट्टी के शेरों को आप गाइडलाइंस की वॉल्यूम नंबर 2 का पेज नंबर 5 और 6 पढ़ने को कहें, और आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप इसे पढ़ें।
अगर दवाई सिंगल डोज में ही दी जाएगी तो 2 हफ्ते तक उस पेशेंट पर टॉक्सिसिटी स्टडी होनी है। और कोरोनिल के लिए बाबा रामदेव ने क्लियर कट कहा है कि मैक्सिमम 14 दिन की डोजेज होगी। यानी कि सीरियल नंबर 2 देखिए, मोर देन 2 वीक्स, लेस देन 4 वीक्स। अब इसके सामने आप देखिए दूसरा कॉलम, पीरियड ऑफ टॉक्सिसिटी स्टडी होनी है 4 हफ्ते इस केस में। यानी कि 4 हफ्ते तक कोरोनिल के केस में टॉक्सिसिटी का पता लगाना है। अगर 4 हफ्ते तक कोई टॉक्सिसिटी नहीं हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस के हिसाब से ये दवाई ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं है। और अगर इस दौरान साइड इफेक्ट्स होते हैं तब जाकर ये 4 हफ्ते को बढ़ाया जाता है। ये क्लियर कट आपको पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ मिलेगा। टॉक्सिसिटी स्टडी भी 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है आयुर्वेद के केस में, अगर दवाई 2 हफ्ते तक दी जानी है, क्योंकि ये सिंथेटिक जहर नहीं है एलोपैथी की तरह जहां पे 4 साल लगते हो। आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देखिए। इस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है। चलो ये तो हुआ कोरोनिल की अप्रूवल प्रोसेस का तरीका जो भी अनिश्चितताओं की सेतु पर झूल रहा है। लेकिन अब आप ये सोचें कि आखिर डीसीजीआई और आयुष मिनिस्ट्री डब्ल्यूएचओ की मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस क्यों माने। डब्ल्यूएचओ फॉलो करता है एनआईएच की गाइडलाइंस जो कि एफडीए से आती है। तो क्या आप एफडीए बताएगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को मार्केट में उतारने से पहले क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ये वो एफडीए है और वो मेडिकल साइंस की दुनिया जो होम्योपैथी को तो अंधविश्वास मानती है, जिसे आयुर्वेद का कुछ नहीं पता। अब वो अप्रूव करेगी कोरोनिल को या फिर आयुर्वेदाचार्य अप्रूव करेंगे। अंग्रेजों की गुलामी से भैया बाहर निकलो। डब्ल्यूएचओ या एफडीए होती कौन है आयुर्वेद का फ्यूचर डिसाइड करने में। सरकार को ये बात अभी समझनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो 2019 में न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस निकाली थी वो पूरी की पूरी प्रभावित है एफडीए से। हमारी तो बाबा रामदेव को ये रिकमेंडेशन है कि खुलेआम बोल दे कि मैं नहीं फॉलो करने वाला एफडीए की बनाई हुई क्लिनिकल ट्रायल की गाइडलाइंस। भतेरे यूट्यूबर्स कुछ भी बोले जा रहे हैं कि कोरोनिल दवाई ने तो इस चीज को फॉलो नहीं करा, उस चीज को फॉलो नहीं करा। फॉलो करे भी क्यों भाई। और कुछ मिट्टी के शेर ये भी कह रहे हैं कि पीयर रिव्यू नहीं है और एक्सपर्ट्स की अप्रूवल नहीं है। अब ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर रिव्यू करेंगे आयुर्वेद को, या बाबा रामदेव जैसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आयुर्वेद में निकाली है। चाहे आप उन्हें बिजनेसमैन कह लो, लेकिन जिंदगी तो आयुर्वेद में ही बिताई है ना। और वैसे भी सारे आयुर्वेद के पीयर्स पहले से कह रहे हैं कि भाई हमें पेशेंट्स दो, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट मौजूद है कवर का, तो पीयर रिव्यू तो हो ही रखा है। अब एक बात सोचो कि जब इंडिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिकमेंड हुई थी तो ये सारे मिट्टी के शेर किस बिल में छुप गए थे। तब क्यों नहीं पूछ रहे थे कि किस बेसिस पे तुम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिला रहे हो। इतने सारे लोग जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से मरे हैं, उनकी मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप पूरा इंटरनेट छान लो, आपको कहीं भी वो डेटा नहीं मिलेगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से इतने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा रिग्ड है। ये सारी पढ़ाई उनकी बनाई हुई है, तो राज भी वो ही लोग करेंगे। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये जो कवर के पेशेंट्स हैं इनको किस बेसिस पे दवाई दी जा रही है। डब्ल्यूएचओ का सॉलिडारिटी ट्रायल है, इसके अंदर कंप्यूटर डिसाइड करता है कि किस किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, और वो भी रैंडमली लॉटरी की तरह, क्योंकि डॉक्टर्स को खुद नहीं पता कि कौन सी दवाई से क्या हो रहा है। ये सारे अस्पतालों में बस ट्रायल्स ही चल रहे हैं। तो भाई आयुर्वेद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस पे क्यों तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अब एक और आरोप जो लग रहा है वो है सेफ्टी का। चलो एलोपैथी का सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए जो ट्रायल होता है वो जानते हैं। इसमें फेज 1 ट्रायल होता है जिसमें 80 से कम लोगों पर वो ट्रायल किया जाता है, और बाबा रामदेव का ट्रायल ऑलरेडी इससे ज्यादा लोगों पर हो चुका है। और दूसरी चीज कभी ये सोचो कि आप लोगों को कैसे पता चल रहा है या दिमाग में ये चीज आ रही है कि कितने नंबर ऑफ पीपल पर सेफ्टी ट्रायल्स होने चाहिए। ये कहाँ से पता चल रहा है कि फेज 1 में 80 लोगों पर ट्रायल होने चाहिए, फेज 2 में लगभग 100 से 999 लोगों पर ट्रायल होने चाहिए, और फेज 3 में 1000 से 10,000 लोगों पर ट्रायल होने चाहिए। ये आपके दिमाग में भर रही है मीडिया, और मीडिया जानकारी कहाँ से लेती है, एफडीए से। अब ये सोचो कि एफडीए को ये नंबर कहाँ से मिला। जवाब है एफडीए डील करती है ड्रग्स में, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। अगर थोड़ी भी उसमें गलती कर दी जाए तो नतीजा होता है मृत्यु। ये एलोपैथी की दुनिया की सबसे बड़ी कमी है कि इनकी दवाइयाँ बहुत रिस्की है, और ये इनकी लाचारी है, इनकी मजबूरी है कि इन्हें इतने सारे लोगों पर सेफ्टी के लिए ट्रायल करना पड़ता है।
जब तक 1000 लोगों पर टेस्टिंग नहीं करते ना, मानो ऐसे हो कि उन्हें खुद में विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि अच्छा इस दवाई से लोग मर नहीं रहे हैं। अरे अरे, हमने तो 100 लोगों पर ट्रायल किए थे, केवल 20 लोग ही मरे। कमाल हो गया ये तो। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ना कि उनकी ताकत। और आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आयुर्वेद ना तो इतना रिस्की है, ना आयुर्वेद औषधि से एलोपैथी की तरह हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। और साइड इफेक्ट्स अगर होते भी हैं तो इतने मामूली होते हैं जैसे चट्टान पे पड़े कोई पत्थर। और कोरोनिल दवाई में जो भी चीजें हैं जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा, उनके ऊपर तो हजारों सालों का प्रूफ है। तो अपने दिमाग से वहम हटाइए कि आयुर्वेद को भी उतनी ही लोगों पर टेस्टिंग करनी चाहिए। और ये समझिए कि हमेशा जितनी ज़्यादा रिस्की चीज़ है उसकी उतनी ही जांच करनी पड़ती है। वो FDA, WHO, एलोपैथी सपोर्टर्स खुद दूध के जले हुए हैं, क्योंकि उनकी दवाइयों के साइड इफेक्ट से आज तक लाखों लोग मर चुके हैं। तो यही खौफ की निगाहों से वो आयुर्वेद को भी देख रहे हैं। अब रेमडेसिविर जो रिकमेंड की गई है कवर के लिए, उसकी सेफ्टी का मैं पर्दाफाश करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के मुंह से निकलने वाली भाषा ये आपकी नहीं है, ये मीडिया की भाषा है, ये न्यूज़पेपर की भाषा है जो कि पूरी तरह इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न मीडिया से। अभी तक रेमडेसिविर के 3 बड़े बड़े फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं। फेज 3 ट्रायल का मतलब 1000 से 10,000 लोगों के बीच में इस पर ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसमें दवाई की इफेक्टिवनेस के ऊपर डिटेल में स्टडी की जाती है और साथ ही पीयर रिव्यू भी हुआ है। हर ट्रायल के बाद ये नतीजा निकला कि बेनिफिट्स आर नॉट ऑफ सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस। और साथ ही रेमडेसिविर FDA अप्रूव नहीं है, बस इमरजेंसी यूज़ के लिए FDA ने रेमडेसिविर को अलाउ कर रखा है। ये स्टेटस है 17 जून का। जी हाँ, FDA अप्रूव नहीं है। आप ये तीसरी स्टडी का स्क्रीनशॉट देखिए। 191 लोगों को 5 दिनों तक रेमडेसिविर दी गई, 193 को 10 दिनों तक रेमडेसिविर दी गई और 200 लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ केयर दिया गया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब जिनके शरीर में रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी और बाकी उनकी प्रॉपर केयर की जाएगी। अब आप स्क्रीन पर 1 पॉइंट इंप्रूवमेंट वाली रो देखें। जिन लोगों को 10 दिन तक RDV दी गई उसमें 135 लोगों को 1 पॉइंट का फायदा हुआ और उतनी ही टाइम पीरियड में जिनको RDV नहीं दी गई 132 लोगों को 1 पॉइंट का फायदा हुआ। तो सिर्फ 3 का फर्क आ रहा है। अगर इस ट्रायल को लंबा खींचा जाएगा तो खुद सही होने वाले पेशेंट्स का नंबर बढ़ता जाएगा। इस वजह से इस ट्रायल को 1 महीने तक नहीं खींचा, क्योंकि बिना दवाई के लोगों का 1 पॉइंट इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अब यही सबसे बड़ी कमी है RCT ट्रायल्स की, यानी कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की। एक तरफ 10 दिन तक RDV दी गई तो दूसरी तरफ बिना दवाई के भी पेशेंट्स को सिर्फ 10 दिन तक रखा गया, जबकि होना ये चाहिए कि दवाई 5 या 10 दिन जितने भी दिन दी जाए और बिना दवाई के पेशेंट्स को कम से कम 4 वीक्स रखा जाए। तब आपको रिजल्ट मिलेगा कि 1 महीने के टाइम तक वो पेशेंट्स अपने आप ही कवर से सही हो चुके ऑटोमेटिकली। लेकिन वो लोग ये करेंगे नहीं, क्योंकि किताबें उनकी हैं तो भाषा भी उनकी ही होगी। और वैसे भी पीयर रिव्यू में सामने आ गया कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की नहीं है रेमडेसिविर के मोर्टेलिटी रिडक्शन रिजल्ट्स। और फ्लैविपिराविर का सबसे अनोखा केस है। आप द हिंदू का 25 जून का यह आर्टिकल पढ़ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहली बार तो फ्लैविपिराविर का कवर के लिए कोई लिटरेचर रिव्यू ही नहीं है, और दूसरा कि इस दवाई की पैकेजिंग पे वार्निंग लिखी होती है अर्ली एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी और टेराटोजेनेसिटी, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं इस दवाई को लेने से उनके बच्चे में डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। और ठीक ऐसा ही रेड भी अपनी 21 जून की वीडियो में कह रहे थे कि फैविपिराविर दवाई लेने से जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टिल बॉर्न भी पैदा हो सकते हैं या फिर किसी तरह की विकलांगता के साथ। और हाँ, ये दवाई एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, क्योंकि इसे FDA तक ने अप्रूव नहीं कर रखा है। कंक्लूजन में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एलोपैथी के गुलाम मत बनो और खुद की बुद्धि लगाओ। और एक मजे की बात जो सब लोग भूल चुके हैं, इंसान का काम न्यूज़पेपर, रिसर्च, गाइडलाइंस, जर्नल्स, इन सबको पढ़ने के अलावा एक और भी है, सोचने का। और यही सोचने की क्षमता, यही क्वेश्चन करने की क्षमता हमें जानवरों से अलग बनाती है। जो WHO कह रही है उस पर आग बंद करके विश्वास ना करें और सोचे कि किस किस आधार पर WHO ये बातें कह रही है। हमारा मकसद तो केवल आपके अंदर चिंगारी उठाना है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद।